नमस्कार। खबर पर नजर के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और इस कार्यक्रम में हम दिन भर की बड़ी खबरों की बात करते हैं। ऐसी खबरें जिन्होंने दिन भर में बटोरी हैं सुर्खियां और जिन खबरों के बारे में जानने समझने को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा है। तो ऐसी खबरों का विश्लेषण करेंगे अपने संवाददाताओं के जरिए जिन्होंने इन खबरों को आज दिन भर फॉलो किया है। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो राज्यों के आज के दौरे की और कल भी वो दक्षिण भारत के दो राज्यों का दौरा करेंगे, इनकी बात करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की सियासत की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 4 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम आज कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर हैं और शनिवार को वे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होंगे। तो कर्नाटक की अपनी यात्रा में प्रधानमंत्री सबसे पहले बेंगलुरु स्थित विधान सौध यानी विधानसभा पहुंचे। उन्होंने वहां संत कवि श्री कनक दास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। और विधान सौध के बाहर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर अभिनंदन किया। भीड़ का उत्साह देखकर प्रधानमंत्री ने भी उन्हें निराश नहीं किया। तो बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए विधान सौध के बाहर लोगों की भीड़ जुटी थी। लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाथ प्रभु केम्पागोड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। नाथ प्रभु केम्पागोड़ा को बेंगलुरु शहर के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। वे मोरासु गौड़ा के वंशज थे। केम्पागोड़ा 16वीं सदी के सफल प्रशासकों में से एक थे। उन्होंने 1537 में बेंगलुरु किले और शहर की स्थापना की थी। वे विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा थे। उन्होंने अपने राज्य की राजधानी येलहंका से बेंगलुरु स्थानांतरित की थी। बेंगलुरु की स्थापना के वक्त जलाशयों और पेड़ पौधों को खास स्थान देने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया था। और पीएम मोदी ने श्रीनाथ प्रभु केम्पागोड़ा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। टर्मिनल 2 को 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। टर्मिनल के बनने से हवाई अड्डे की यात्रा क्षमता दोगुनी हो गई है। अब यहां से 5 से 6 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष आवाजाही कर सकेंगे। और पीएम मोदी ने केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मॉडल का भी अवलोकन किया। नवरस की थीम के साथ टर्मिनल 2 कर्नाटक की विरासत और संस्कृति के साथ ही व्यापक भारतीय लोकाचार को समेटे हुए है। बेंगलुरु को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में टर्मिनल की संरचना बनाते वक्त इसका खास ख्याल रखा गया है। यहां यात्री 10,000 से अधिक वर्ग मीटर में बनी हरी दीवारों, हैंगिंग गार्डन्स और विभिन्न प्रकार के उद्यानों से होकर गुजरेंगे। एयरपोर्ट की खास बात है कि इसका यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग प्रमाणित होना। हवाई अड्डे ने अक्षय ऊर्जा के 100% उपयोग के साथ सस्टेनेबिलिटी के मामले पर एक बेंचमार्क स्थापित किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं की भी विस्तार से जानकारी दी।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये चेन्नई से बेंगलुरु होते हुए मैसूर के बीच चलेगी। 500 किलोमीटर की दूरी ये 6 घंटे 30 मिनट में पूरी करेगी। वहीं चेन्नई से बेंगलुरु के बीच 4.5 घंटे का समय लगेगा। ये देश की 5वीं जबकि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इस ट्रेन के जरिए चेन्नई के औद्योगिक केंद्र और बेंगलुरु के टेक और स्टार्टअप हब्स और प्रसिद्ध पर्यटन शहर मैसूरू के बीच कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। और प्रधानमंत्री ने भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। भारत गौरव योजना के तहत इस ट्रेन को चलाने वाला कर्नाटक पहला राज्य है जिसमें कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय मिलकर कर्नाटक से तीर्थयात्रियों को काशी भेजने का काम कर रही हैं। तीर्थयात्रियों को काशी, अयोध्या और प्रयागराज जाने के लिए आरामदायक प्रवास और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्किल और स्केल की तुलना की और कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार लगातार रेलवे के साथ मिलकर इस विषय में काम कर रही है। पहले की सरकारें स्पीड को लग्जरी तो स्केल को रिस्क मानती थी। हमने ये धारणा बदल दी है। हम स्पीड को भारत की आकांक्षा मानते हैं और स्केल को भारत की ताकत मानते हैं। इसलिए आज भारत पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है। और प्रधानमंत्री कर्नाटक से तमिलनाडु पहुंचे और तमिलनाडु के डिंडीगुल में उन्होंने एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। बड़ी संख्या में सड़क के किनारे खड़े लोगों ने उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का अभिवादन करने, उनका स्वागत करने के लिए लोग पहुंचे थे। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता किस कदर लोगों को भा रही है, किस कदर लोग प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए व्यग्र रहे। तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। उसके ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। दीक्षांत समारोह में 2018-19 और 2019-20 के बैच के 2300 से अधिक छात्रों ने डिग्री प्राप्त की। दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने संगीतकार और उस्ताद इलिया राजा और वादक उमयालपुरम के शिवरामन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि महात्मा गांधी से प्रेरित होकर सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रही है। At a time when the world faced the worst crisis in a century, India has been a bright spot. Be it the world's largest vaccine drive, food security for the poorest, or being the world's growth engine, India has shown what it is made of. The world expects India to do great things because India's future is in the hands of a can-do generation of youth. You are the builder of new India. You have the responsibility of leading India in its Amrit Kaal, the next 25 years.
तो प्रधानमंत्री का ये जो कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण रहा है आज का दिन। हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए डिंडुगल से, इस वक्त तमिलनाडु से। कुमार आलोक, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री का जब आज उन्होंने गांधी ग्राम में छात्रों को संबोधित किया? उन्होंने कहा ये कैन डू जनरेशन है और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। भारत जिस तरह से बदलाव चाहता है वो ये छात्र ही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब यहाँ पर डिंडीगल में प्रधानमंत्री जब आए तो रेनी स्वागत हुआ। आप कहें बरसात, इंद्र राजा जो होते हैं, बरसात के जो राजा होते हैं, उनका स्वागत हुआ। और उसके बाद जब रोड शो में, जैसा कि आप बता रहे थे, रोड शो में जिस तरीके भीड़ उमड़ के आई थी, एक रोड के दोनों तरफ की पूरी आबादी और पूरे उत्साह के साथ चीयर कर रही थी और प्रधानमंत्री भी लगभग 1 किलोमीटर तक लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। तो ये बताता है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जो प्रधानमंत्री की मकबूलियत है वो आज यहाँ पर साउथ में देखने को मिली जब वो रोड शो कर रहे थे। उसके बाद रोड शो के बाद जब कन्वोकेशन को उन्होंने संबोधित किया तो एक पूरा जो महात्मा गांधी का जो आदर्श रहा है, महात्मा गांधी ने जो इस देश को दिया है, और उस ग्रामीण संस्थान में जहाँ से 2300 से अधिक जो छात्रों को डिग्री प्रदान की गई, लेकिन उसमें से 4 छात्रों को प्रधानमंत्री के हाथों अवार्ड दिया गया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वैसे संस्थान में मैं यहाँ पर आया हूँ जिस संस्थान का उद्घाटन स्वयं महात्मा गांधी ने किया था। ग्रामीण विकास के प्रति जो उनका सपना था, उन सपनों को आप पूरा करेंगे, छात्रों को संबोधित करते हुए कहा। और तमिलनाडु का जो गौरव है, तमिलनाडु का जो एक लंबा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। दूसरे जो हमारे विद्वान रहे, दूसरे जो हमारे महान लोग रहे हैं, स्वामी विवेकानंद का क्या लिंक रहा है यहाँ तमिलनाडु से। इसके अलावा उन्होंने खादी पर, जो महात्मा गांधी ने खादी पर खादी जो उनका प्रिय, आप कहें कि महात्मा गांधी ने सबको अपनाने के लिए कहा था। और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से, यानी कि 2014 के पहले से खादी पर जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। और यही कारण है कि हमारी सरकार में आने के बाद हमने खादी पर एक विशेष ध्यान दिया। खादी को, उन्होंने कहा कि खादी की बिक्री में 300% से ज़्यादा बिक्री में उछाल आया है। इसके अलावा खादी एक ब्रांड बन गया है, एक फैशन का ब्रांड बन गया है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। तो इस तरीके से इलैयाराजा जो प्रख्यात संगीतकार है, उनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। और एक पूरा का पूरा जो उनका कार्यक्रम था, एक जो संवाद, इंटरेक्शन जो होता है, एक लोगों से जो संवाद स्थापित करने की कला प्रधानमंत्री के अंदर है, वो यहाँ पर बखूबी देखने को मिली। और लोगों ने भी काफी चीयर किया, उन्हें उनकी बातों को ध्यान से सुना। तो अपने आप में आज के जो कार्यक्रम डिंडीगल में था वो ऐतिहासिक था। जी, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक था। लोगों का रिएक्शन, छात्रों का रिएक्शन, वो भी जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाया। अब डिंडीगल में आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। जो रोड शो रहा, छात्रों का क्या रिएक्शन रहा, यूनिवर्सिटी में क्या रिएक्शन रहा? देखिए, हमने जो 4 जो स्टूडेंट को प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से पुरस्कार दिया, अवार्ड दिया या डिग्री प्रदान की, हम उन 4 से हमने बात किया। और हमने 4 से बात करने के बाद हमने भेजा भी है, विजुअल हमने भेजा है, उनकी बाइट्स हमने भेजी है। तो उनमें 4 इतने ज़्यादा उत्साहित थे प्रधानमंत्री से अवार्ड पा करके कि उनके लिए आज का दिन स्मरणीय दिन था, ऐतिहासिक रहा। और इसके अलावा जो और विद्यार्थी थे जिनको भी डिग्रियां प्रदान की गई, एक प्रधानमंत्री के हर एक शब्द पर तालियां बजती थी और छात्र उत्साह के साथ उनका भाषण सुन रहे थे। इसके अलावा अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज ने भी एक मुकाम हासिल किया है, अपने आप में ये अनूठा संस्थान है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, सबसे पहले उन लोगों को बधाई दी, उसके बाद उन्होंने गार्जियंस को बधाई दी जिन्होंने बच्चों को इस लायक बनाया। इसके अलावा उन्होंने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बधाई दी जिन्होंने उनको गढ़ा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक इंटरेक्टिव, आप देखें कि अगर रोड शो की हम बात करें तो यह स्वतः स्फूर्त नजारा था। कोई ऐसा नहीं कि कहीं से वो आए थे। आज एकदम लगा पूरा जो डिंडीगल जो जगह है वो प्रधानमंत्रीमय हो गया है। तो एक तरह से आज का जो ये कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का, अपने आप में ऐतिहासिक था। तमिलनाडु की जनता ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया वो भी अविस्मरणीय था। जी, निश्चित तौर पर अविस्मरणीय था। और कल भी प्रधानमंत्री का दौरा रहेगा साउथ इंडिया का, वो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, आप नज़र बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कुमार आलोक। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की सियासत की।
हिमाचल की सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक चरण में कल वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल में 55,92,828 मतदाता नई सरकार को चुनेंगे। अब की बार युवाओं के हाथों में नेताओं की किस्मत की चाबी रहेगी। इस बार के चुनावों में 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के 1,93,000 से अधिक मतदाता हैं जो नई सरकार को चुनेंगे। हिमाचल में कुल मतदाताओं में 28,54,945 पुरुष जबकि 27,37,845 महिला मतदाता और 38 मतदाता थर्ड जेंडर से ताल्लुक रखते हैं। वहीं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1,21,000 से अधिक वरिष्ठ मतदाता हैं जबकि 56,501 दिव्यांग मतदाता हैं। ये मतदाता अब की बार 412 प्रत्याशियों को चुनेंगे। इन प्रत्याशियों में 24 महिला जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार हैं। प्रदेश में प्रत्याशियों की संख्या को देखें तो मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 11 प्रत्याशी हैं जबकि सबसे कम प्रत्याशियों की बात की जाए तो जिला चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र में, लाहौल स्पीति जिले के और मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल है जहां मात्र 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है जबकि आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी के 53, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के 29, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 11, हिमाचल जनक्रांति पार्टी के 6, हिंदू समाज पार्टी और स्वाभिमान पार्टी के 3, हिमाचल जनता पार्टी, भारतीय वीर दल, सैनिक समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 99 है। तो कल इस पर वोटिंग होने वाली है। हमारे संवाददाता उर्मिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। उर्मिलेश, प्रत्याशियों के लिए कही जाए तो ये कयामत की रात होगी। कल उनकी किस्मत का फैसला होना है। वोटर मत पेटियों में नहीं, अब बल्कि वोटर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उसके जरिए उनकी किस्मत का फैसला कर देंगे। लेकिन चुनाव आयोग के लिए जरूर तैयारियों का वक्त है। हाँ जी निखिल, बिल्कुल जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम राजनीतिक दल, क्योंकि यहाँ पर गुरुवार को जो है 10 नवंबर को यहाँ पर चुनाव जो शोर था वो थम गया था। आज का दिन ये कह सकते हैं कि डोर टू डोर कैंपेन में तमाम राजनीतिक दल जो है सेंध लगाने में लगे हुए थे। हालांकि आप जैसे हमने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि अगर बात की जाए तो इस समय तमाम राजनीतिक दलों के जो कह सकते हैं कि सीधे सीधे निशाने पे थे वो युवा थे, क्योंकि 18 से 19 वर्ष का जो युवा था पूरे राज्य में तो 1,92,000 के आसपास थे निखिल। तो लिहाजा हर जो है राजनीतिक दल कहीं ना कहीं युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश पूरी तरीके से इस जो लोकतंत्र का ये उत्सव है विधानसभा चुनाव, इसके लिए तैयार दिखता है। तमाम लोगों में खुशी है, उत्सव है। और तमाम अगर बात की जाए निर्वाचन आयोग की तो उसने भी यहाँ पर तमाम जो वोटर हैं निखिल, जो मतदाता हैं उनको जो है यहाँ पर तैयार किया है, उनको तमाम जो है कह सकते हैं कि जागरूकता अभियान चलाया है। हालांकि अब कल का दिन देखना होगा जब ईवीएम जो है तमाम प्रत्याशी जो कि 412 प्रत्याशी है हिमाचल विधानसभा चुनाव में उठे हुए 68 सीटों पर, उनका भाग्य का फैसला यहाँ की जनता करेगी। लेकिन एक बात और भी है निखिल कि हिमाचल के कई जो कद्दावर नेता है उनकी साख जो है दांव पे लगी हुई है। कई जो ऐसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के, और दूसरी तरफ बात की जाए तो कांग्रेस के कई ऐसा नेता है जिनकी साख दांव पे लगी हुई है और जिसका फैसला जनता जनार्दन, हिमाचल की जनता जनार्दन को करना है। अब देखना होगा कि जब 12 तारीख को कल वोटिंग शुरू होगी तब और उसका जो रिजल्ट आएगा 8 तारीख दिसंबर को, तो जनता जनार्दन किसको अपना सिरमौर बनाती है ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है निखिल, जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक सीटों वाला ये कांगड़ा जो है जिला है। इस कांगड़ा जिले में अगर बात की जाए 2017 की तो सबसे अधिक सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की थी और 2012 की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की सबसे अधिक सीटें थी। लिहाजा ये कह सकते हैं निखिल कि जिसने कांगड़ा जीता वही जो है यहाँ विधानसभा में जो है सरकार बनाने की जो है कह सकते हैं एक तरफ से कि सरकार बनाएगा। तो अब ऐसे में देखना होगा कि जो जागरूक मतदाता है निखिल, वो जो है कल जब वोटिंग होगी तो तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत होगी वो ईवीएम में बंद होगी, जिसका पता कि 8 दिसंबर को चलेगा। बिल्कुल, तो आपने सही फरमाया कि शिमला का रास्ता कांगड़ा होकर जाता है और दोनों ही पार्टियां
ये चाहती हैं कि वो कांगड़ा पर फतेह हासिल कर सके, जिससे वो शिमला में अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर सके। फिलहाल एक बात ये भी समझना चाहेंगे कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं कि ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके, और दूसरी चीज कौन से वो मुद्दे रहे जो इन चुनावों में हावी रहे, आपको क्या दिखा? जी निखिल, बिल्कुल, अगर निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो 10 तारीख को जैसे ही चुनाव प्रचार बंद हुआ, वैसे ही उससे पहले से कई दिनों पहले से जो है निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी में लगा हुआ था। और जैसे कि हम जानते हैं कि हिमाचल के कई ऐसी जगहें हैं जो है जहां पर कि एक बड़ी चुनौती है निर्वाचन आयोग के सामने जो है पोलिंग पार्टियों को पहुंचाने की। तो वहां पर जो है जैसे कि अगर बात की जाए कांगड़ा का, तो कांगड़ा में एक से 2 जगह ऐसी है जहां पे कि बहुत दुर्गम इलाके हैं। वहां पर जो है एक जगह पे जो है चौपर से जो है जो पोलिंग पार्टियां उनको भेजी गई, और एक जगह पर जो है फतेहपुरी एक सीट है जहां पर की एक जगह है वहां पर जो है बोट से जो है पोलिंग पार्टियों को भेजा गया था। लिहाजा उनके सामने, निर्वाचन आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी पोलिंग पार्टियों को जो है इस निर्वाचन क्षेत्रों में भेजने की, मतदान बूथ पर जो है मतदाताओं को जो है तक पहुंचाने की। तो लिहाजा उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर दी है। निखिल, अगर बात करें इस समय की तो आज जो है लगातार जो है यहाँ पर हिमाचल की बात की जाए तो जो मौसम है, मौसम का मिजाज लगातार जो है ये कह सकते हैं कि सर्दियां बढ़ रही हैं। रात का तापमान जो है कई जो है कह सकते हैं कि शून्य से नीचे यहाँ पर जा रहा है हिमाचल के कई जगहों पे। ऐसे में राजनीतिक पारा तो चढ़ा हुआ है, लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए तो हाँ, अब ये आखिरी समय है निखिल, जब हिमाचल की जनता जनार्दन के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, जहां पर कि जब हम यहां पर विगत कई दिनों से जो है चुनाव कवर कर रहे हैं निखिल, तो हमने देखा है कि रोजगार होगा, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, सिंचाई हो गई, इस तरीके से कई जो है, और कनेक्टिविटी का मामला था, सड़क के मामला था। तो स्थानीय स्तर के मुद्दों के साथ साथ तमाम जो है राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी थे निखिल, जो कि यहाँ पर जो है तमाम जनता के थे निखिल। जी, निश्चित तौर पर जनता के सामने तमाम मुद्दे थे और अब जनता तैयार है वोट करने के लिए। चुनाव आयोग भी तैयारियों के साथ में लैस है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए उर्मिलेश। तो कांगड़ा से जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता उर्मिलेश, बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और उसके साथ ही साथ जनता भी तैयार है वोट करने के लिए, क्योंकि इस बार राज्य में दोनों जो पार्टियां हैं, भाजपा जो कि सत्ताधारी है वो कहती है कि रिवाज जो है वो बदलेंगे, और जो सन 85 के बाद से हिमाचल प्रदेश में रिवाज रहा है कि सत्ता जो है उसकी अदला बदली हो जाती है, इस बार भाजपा का कहना है कि रिवाज बदलेंगे और इस बार भाजपा दोबारा काबिज होगी, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि रिवाज बरकरार रहेगा और इस बार फिर से सत्ता की अदला बदली होगी। तो अब जनता तय करेगी कि आखिर रिवाज बदलेगी या रिवाज बरकरार रहेगा। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली के सियासत की। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शराब नीति पर आम आदमी पार्टी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। संबित पात्रा ने कहा कि शराब घोटाले को लेकर परत दर परत खुल रही है। जब शराब घोटाले पर जांच बिठाई गई तो डिजिटल सबूत मिटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने 140 मोबाइल फोन्स बदल दिए, जिसके लिए मनीष सिसोदिया और उनके साथी जिम्मेदार हैं। एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और लगभग 2631 करोड़ इसका जो नुकसान है ये स्टेट एक्सचेकर को हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 140 मोबाइल फोन्स बदले गए। ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, डिजिटल एविडेंस होते हैं, इन डिजिटल एविडेंस को ढकने के लिए लगभग 140 मोबाइल फोन 34 लोगों ने बदला है, और इसमें एक्यूज्ड नंबर 1 कोई है तो उसका नाम है मनीष सिसोदिया। तो बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी ने, और संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कहती थी, लेकिन अब सबसे भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी ही है। जिस पार्टी ने जब दिल्ली के कमान को संभाला था और कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो वही पार्टी कट्टर भ्रष्ट पार्टी के नाम से और सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के नाम से आगे आई है, और वो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, आपको और हमको सबको याद होगा कि जब इस मामले में सीबीआई जांच कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, तो उस वक्त जो मोबाइल फोन था
उप मुख्यमंत्री का, वो जो है ये कहा था कि सीबीआई लेकर गई है, उसमें से कुछ नहीं निकला और क्लीन चिट भी दे रहे थे अपने डिप्टी सीएम को अरविंद केजरीवाल। अब ये 140 फोन्स बदले जाने का मामला सामने आया है, क्या है ये कुछ पूरी कहानी, किस तरह से समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, दरअसल तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है निखिल कि मनीष सिसोदिया जो आरोपी नंबर 1 है और 34 अन्य लोगों के 140 फोन बदले गए हैं, यानी समय समय पर उन फोन को नष्ट किया गया है और साथ ही साथ नए फोन की खरीदारी की गई है जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो दरअसल अब बीजेपी का कहना है कि जो डिजिटल सबूत है, जो डिजिटल एविडेंस है, उन्हें खत्म करने के लिए इन फोन को नष्ट किया गया। क्योंकि इन फोन को नष्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, और जिस तरह से पेन ड्राइव में तमाम पत्रावलियों को एक साथ मनीष सिसोदिया के कार्यालय ने मांगा था, तो अब बीजेपी फिर से कह रही है कि देखिए, जो बात हम कह रहे थे कि सबूत नष्ट किए जा सकते हैं, पर डिजिटल एविडेंस को नष्ट करने की कोशिश की गई। 140 मोबाइल को बदलकर, और पहले ही जब जो नई शराब नीति जो बाद में सीबीआई जांच के बाद उसे रद्द कर दिया गया था, उसके बारे में कहा जा रहा था कि उसका जो ड्राफ्ट है वो पहले ही लीक कर दिया गया था। वो एक अलग आरोप बीजेपी लगा रही है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से पूछ रही है कि देखिए, आप जब हम आरोप जो लगा रहे हैं उसका आप जवाब दीजिए, और 3 सवाल भी पूछा है। और आज तो तंज कसते हुए संबित पात्रा ने यहां तक भी कहा दिल्ली भाजपा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि देखिए, जो वारंट पर है वो लोग गारंटी दे रहे हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव में। तो एक तरह से देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर बहुत तीखे प्रहार बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर कर रही है। और जो मीडिया रिपोर्ट आई उसके बाद ज्यादा हमला हुआ जी। 140 मोबाइल फोन्स जो बदले जाने की बात हो रही है, इसको जो आपने कहा मीडिया रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट्स में लोगों ने क्या आधार बनाया है, बीजेपी के पास क्या आधार है ये कहने का? देखिए, ये तथ्य सामने आए हैं कि मनीष सिसोदिया और जो 34 अन्य लोग हैं, जब सीबीआई जांच की सिफारिश हुई नई शराब नीति जो बाद में सीबीआई जांच के बाद रद्द कर दी गई, उसके बाद इन 34 लोगों के फोन बदले गए और 140 फोन बदले गए, इससे कि जो डिजिटल एविडेंस है वो खत्म कर दिए जाए। और जब इस तरह के तथ्य सामने आए जांच में, तब ये बीजेपी का आरोप लगा रहे कि हम तो पहले से कि एक तरह से एविडेंस जो सबूत है उन्हें नष्ट करने की कोशिश होगी। और जो बार बार कह रहे थे मनीष सिसोदिया की कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो क्या तलाशी से सीधे तौर पर किसी घोटाले में कोई चीज मिल जाती है, उसके बाद में एविडेंस मिलता है, लिंक जुड़े जाते हैं। तो ये एक गंभीर आरोप है कि पहले ड्राफ्ट लीक किया गया पॉलिसी अप्रूव होने से पहले, और अब जिनके बीच बातचीत होती थी ऐसे 34 लोगों के फोन बदले गए, डिजिटल कोई रिकॉर्ड न रहे, ये कोशिश की गई है शराब घोटाले में जो है तथ्य या सबूत छुपाने के लिए, मिटाने की। जी, निश्चित तौर पर तो ये एक बड़ा आरोप है, और अगर ये इसमें कुछ भी सच्चाई है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात होगी दिल्ली की सियासत के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए, उसकी छवि के लिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो शराब नीति घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार घिरती जा रही है, और अब एक नया मामला और सामने आया है कि डिजिटल फुटप्रिंट मिटाने के लिए मनीष सिसोदिया और 34 अन्य लोगों ने 140 मोबाइल फोन्स बदले और उसके बदले में नए फोन्स खरीदे गए। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।